नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक। हाउ टू क्रैक 75 प्लस क्वेश्चन इन IAS प्री 2017 सीरीज 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने दोस्तों 90 क्वेश्चंस 90 कॉन्सेप्ट्स जो है हमने डिस्कस किए। उनका बेसिक्स जो करंट अफेयर्स को बेस बनाकर यूपीएससी वो जो है आपकी थॉट्स को लेकर जा सकता है, वहां पे कॉन्सेप्ट को लेकर जा सकता है। इस बीच कई क्वेश्चन पूछे गए कि आप जो है इनके आंसर भी मुझे दे दीजिए, या आपने इसे टू द पॉइंट कर दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया होता। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्पेशली हिंदी मीडियम को ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो माइंड पैरालिसिस हो चुका है उससे हमें बाहर आना होगा। किसी के बनाए हुए क्वेश्चन या जो टू द पॉइंट ऑप्शन से आपका काम नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना के रखनी है। ये जो क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने पूछा क्या ये मेंस के लिए है? नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो प्री के लिए है। कैसे? ये जो घटनाएं होती हैं उनको मैं एक डायरी में मेंशन करता रहता हूं, और इसको देखते हुए यूपीएससी इनके बैकवर्ड में जाकर किस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम ये सोचते हैं, पिछली बार हमने देखा कि बहुत सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, तो हमें लगता है कि नहीं अब इस बार भी वही आएगा। मेरा जो अपना अनुभव है कि यूपीएससी जो है लगातार अपने पैटर्न को चेंज करता है। अगर नहीं आया तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में मैंने उस करंट अफेयर्स को बेस बनाकर उस पर जो पॉसिबल क्वेश्चन है, जो मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे लगता है यूपीएससी यहां जा सकता है, वहां पर जो है वो मैंने उन क्वेश्चन को ड्राइव किया। आप इन कॉन्सेप्ट को चाहे इंटरनेट से, मैं आपको सोर्स भी बताता जा रहा हूं, योजना से, लक्ष्मीकांत से, कहीं से भी जहां से आपको मिल जाएगा, आप इसको इजिली पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सफर। आज क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है रेलवे बजट एवं आम बजट के विलय के कारण एवं उसके प्रभाव। राइट, क्या कारण रहे? आपको पता है कि एक्वर्ड कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो है 1924, और वहां से जो है हमने रेलवे बजट को आम बजट से अंग्रेजों ने अलग किया, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा जो बजट की हिस्सेदारी, लगभग जो 74-75% जो उस समय का जो टोटल बजट होता था वो एलोकेशन रेलवे के पास था। ह्यूज अमाउंट था, इसलिए उसको अलग करने की सिफारिश हुई। लेकिन आज की कंडीशन हमारी ऐसी है कि आज हमारा जो रेलवे बजट है वो कुल बजट का 7 से 8% है। रक्षा बजट उससे कहीं ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में एक अलग बजट की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, रेलवे को हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो है वो लाभांश डिविडेंड के रूप में सरकार को देना पड़ता था। इसके विलय के हो जाने की वजह से जो इसकी सबसे बड़ी जो देनदारी है रेलवे की, उसमें काफी कमी आएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आज रेलवे की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है और रेलवे को फंड की जरूरत है। हमें यह पता है कि 7वां वेतन आयोग जो 7th पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन लागू हो गई, और रेलवे जो है वो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। राइट, ये वर्ल्ड में 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और ऐसी कंडीशन में 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए रेलवे के ऊपर 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए का जो है वो वित्त भार आता। ये जो है वो रेलवे का जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उसको काफी कम कर देता। तो इन जरूरतों को देखते हुए, फेवरेबल कंडीशन को देखते हुए सरकार जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ तेजी से बढ़ रही है, और ऐसी कंडीशन में जो है वो रेलवे बजट को आम बजट में मर्ज किया गया। तो इन कारणों की हमने जो है चर्चा की। सबसे बड़ी बात, आम बजट के माध्यम से इस बार हमने देखा कि रेलवे सेफ्टी के लिए 5 वर्षों में क्रमागत जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट, 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर का अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़े सुधारों को दर्शाता है। यदि हम बात करें रेलवे में इसके क्या प्रभाव होंगे, तो आप जैसा आपको पता है कि रेलवे आज परिवहन का जो है वो सबसे बड़ा कारण रही है, शुरुआत से ही बहुत बड़ा माध्यम रही है। आम लोगों की जो है वो गतिशीलता की जीवन रेखा मानी जाती है। लेकिन आजादी के बाद से जो रेल परिवहन है वो सड़क परिवहन के मामले में पिछड़ता चला गया। कभी इसकी हिस्सेदारी कुल परिवहन में 83% से ऊपर थी, जो अब घटकर 20% से नीचे आ चुकी है। ऐसी कंडीशन में जो रेलवे है उसको बहुत बड़े मात्रा में सुधार की आवश्यकता है। क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे रेलवे के सामने? सबसे बड़ी बात रेलवे सुरक्षा। दूसरा, रेलवे की गति। आज हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 43 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि एक ही पटरी पर हम मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों चलाते हैं। जोखिम बहुत ज्यादा है, यानी हमें जो है वो रेलवे को डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFC हमें देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो फास्ट ट्रैक है उस पर हम ले जाने की बात करेंगे। हम गतिशीलता बढ़ाएंगे, क्योंकि दुनिया में तमाम जो देश हैं, हमारा पड़ोसी चाइना, वहां पर जो है वो बुलेट ट्रेन आ चुकी हैं। एवरेज स्पीड जो है उनकी 300 किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉस हो चुकी है, और आज हम भी जो है हम बहुत पीछे चल रहे हैं।
तो ऐसी कंडीशन में परिवहन में, माल ढुलाई में हमें जो है वो गतिशीलता लाने की आवश्यकता है, यानी कि रेलवे को कुल मिलाकर बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है। ऐसी कंडीशन में हमें एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम रहा कि हमने इसको आम बजट के साथ मिला दिया। इसके पॉइंट्स को आप जरूर अपडेट करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रीय गान संबंधी जानकारियां। तो राष्ट्रीय गान में जैसे हमने देखा कि इस समय विवाद चला, जस्टिस दीपक मिश्रा ने जो है वो आर्टिकल 51A में जो है वो क्रैश करने की बात हुई, और आपने देखा कि सिनेमा हॉल में जैसे ही राष्ट्रगान चलेगा आपको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं होने पर आपको सजा मिल सकती है। इस देश में जो है वो बहुत एक बड़े डिबेट को जन्म दिया। ये उस निर्णय का जो सैमुअल केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस बहुत फेमस केस रहा है, उसके ये जो है वो अपोज में जाता है। और यहां पर अगर हम बात करें, उस केस में यह कहा गया था कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए राष्ट्रगान के समय खड़ा ही होना पड़े, लेकिन अब यह मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो इस केस के बेसिक्स हैं उनमें जानना पड़ेगा। जैसे 51A में दिक्कत यह है कि ये मूल कर्तव्यों में आता है, और मूल कर्तव्यों को जो है वो न्यायालय के समक्ष जो है वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको लॉ अबाइड करना कहां तक सही है, मैं इसको एक और नजरिए से देखता हूं। मैं इसको देखता हूं कि सबसे पहले तो आपको राष्ट्रगान के विषय में पता होना चाहिए, किसने इसके रचयिता थे। जैसे इंडिया ईयर बुक में चैप्टर नंबर 2 में विशद इसके बारे में वर्णन है, आप सीधे जाइए वहां से उठाइए। इसमें मूल किस भाषा में लिखा गया है, कितने समय में गाया जाता है, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी राष्ट्र, जैसे आप बांग्लादेश में आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही जो है वो उसके भी रचयिता है, अमार सोनार बांग्ला, और भारत के जो राष्ट्रगान है उसके भी रचयिता हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस विषय में जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी आपको भारत 2017 इंडिया ईयर बुक है चैप्टर नंबर 2 से यहां से आपको मिल जाएगा। राइट, कब जो है इसको भारतीय संविधान ने किस डेट को जो है हमारे राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, कब गाया गया, तो इस विषय में आपकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं 93 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। क्रेडिट रेटिंग की वैश्विक एजेंसी कौन कौन सी हैं? जो क्रेडिट रेटिंग होती है, जो शाख निर्माण की बात करते हैं कि हमारी इस समय जो है वो क्रेडिट कैसी है, रेटिंग कैसी है, भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं, इनकी रेटिंग प्रक्रिया एवं प्रभाव। क्वेश्चन कहां से लिया मैंने? सर्वे में पहले ही पन्ने पर जो है वो भारत के विषय में 8 रोचक तथ्य जो है दिया है। उसमें एक रोचक तथ्य यह है कि विश्व की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो बताती हैं कि इस देश की जो शाख है वो कैसी है, उसने चाइना और अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में इंप्रूवमेंट किया। चाइना की क्रेडिट रेटिंग जो A+ से उन्होंने बढ़ाकर AA- की, अपग्रेड किया, जबकि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन की तरफ गया। भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत जबरदस्त प्रगति की, लेकिन भारत का जो BBB- है उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। आज भारतीय एजेंसियां जो हैं वो एक भारत के लोग जो है अर्थव्यवस्था के जानकार जो है, जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, उसी सर्वे में दिया हुआ है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वैश्विक, ये भारत के प्रति जो है वो एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही हैं। इनका जो मोटो है वो बहुत क्लियर नहीं है। यदि हम भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो है वो क्रिसिल है। राइट, ये कैसे कार्य करती हैं, इनके क्या प्रभाव होते हैं? जैसे जैसे हमारी रेटिंग बढ़ती चली जाती है, विश्व के जो निवेशक होते हैं वो बाजारों के प्रति, जो भारतीय बाजारों के प्रति अपना जो है वो सिस्टम दिखाते हैं। यानी अगर आप भारतीय बाजार में निवेश करते हैं तो आपके पैसे के डूबने की संभावना कम रहती है। यानी जैसे जैसे हमारी स्थिति ऊपर होती चली जाएगी, निवेशकों को आकर्षित करना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत चीन रणनीतिक बातचीत, इंडिया चाइना स्ट्रैटेजिक डायलॉग। तो जैसा हम लोग जानते हैं तो इस क्वेश्चन का है कि आवश्यकता क्या है इसकी, इसके आउटकम्स क्या है, हमने अभी जो बातचीत की, और हिंद महासागर में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप के क्या प्रभाव होंगे। तो दोस्तों जान रहे हैं कि हम लोग भारत और चीन के बीच जो है एक बाउंड्री है, और हमारी जो है वो काफी बड़ी बाउंड्री जो है, बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ी बाउंड्री हमारी चीन के साथ लगती है। हमारे कई स्टेट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो है ये चीन की बाउंड्री के साथ, और जम्मू कश्मीर ये लगते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें, चीन के साथ हमारा मैकमोहन लाइन है, 1924 में खींची गई एक लाइन,
जिसको लेकर चीन जो है इसको डिनाई करता है। अभी हाल ही में चीन ने जो है वो एक बड़ा अप्रत्याशित सा कदम उठाते हुए अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम बदल दिए। इधर जो है वो उनका इन्फिल्ट्रेशन, उनकी सेनाएं हमारे क्षेत्र में अक्सर प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि जो लाइन है वो बिल्कुल अस्पष्ट है। चीन ये दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, मंगोलाइड प्रजाति के जो लोग हैं, वो चीन के ही लोग हैं और ये इनका भारत के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमने एक बातचीत शुरू की, स्ट्रैटेजिक डायलॉग की, हम जो है वो रणनीतिक रूप से बातचीत करें और सीमा विवाद को सुलझाएं। साथ ही साथ हमारा एक प्रयास ये रहा कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो हमारा आज के समय में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन। तो ऐसे में हमारे व्यापार जब बढ़ता जाएगा तो हम जो है वो सीमा विवादों को सुलझाने में सफल हो पाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें कि हिंद महासागर, तो हिंद महासागर आने वाले समय में एनर्जी क्राइसिस के लिए जाना जाएगा, ऊर्जा का संकट यहाँ होगा और ये जो क्षेत्र है वो महाशक्तियों के टकराव का केंद्र बनेगा। ऐसे में इस क्षेत्र की दो महाशक्तियां, जैसे हम भारत और चीन की बात करें, तो ये इसमें जो है वो टकराती दिखाई पड़ेंगी। चीन ने भारत के तटों के आसपास जो है अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भेजा और ऐसी कंडीशन में ये दिखाई पड़ रहा है कि चीन जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दखल किसी भी माध्यम से बढ़ाना चाहता है। हालांकि चीन का दावा है कि ऐसा वो जो सोमालिया के पायरेट्स हैं, दस्यु हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कह रहा है, लेकिन भारत का ये कहना है कि उसके लिए परमाणु पनडुब्बियों को भेजने की आवश्यकता क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है हमारे पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। अगला हम क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं, जो दक्षेश सार्क इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहा। आपको पता होगा कि सार्क में 8 देश जो हैं, दक्षिण एशिया के देश जो हैं, उनको हमने जो है वो इनपुट दिया और यहां पर हमने देखा कि दक्षेश में एक क्षेत्रीय एकता, क्षेत्रीय इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की हमने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है इसकी वजह से ये सार्क जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। यहां तक कि हमने इसमें साफ्टा को लेकर आए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो हमारा एरिया है वो बनाने की कोशिश की और हम चाहते थे कि हम सांस्कृतिक नजाती रूप से लगभग एक हैं। भारत के विभाजन से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही क्षेत्र था, काफी हद तक बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान ये सब कुछ एक है। और ऐसी कंडीशन में यदि जो ये क्षेत्र है ये बहुत बड़ी आबादी को सपोर्ट करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जो सार्क देश हैं, दुनिया की 30% गरीब आबादी इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। यानी यहां विकास की संभावनाएं तो हैं, लेकिन ये विकास हो नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, उनकी एक शुरुआत पर जो है वो दक्षेश सार्क देशों का एक संगठन बना। तो इसकी संरचना क्या है, इसका मुख्यालय कहां है, और अभी हाल ही में एक जैसे हमने देखा कि भारत पर हमले के बाद जो एक प्रॉक्सी वार हुआ और भारत ने जो है वो इस्लामाबाद में होने वाले दक्षेश का जो सम्मेलन था उसका बहिष्कार कर दिया। तो इसलिए ये बहुत चर्चा में रहा और भारत इसको बाईपास करते हुए अब धीरे धीरे इसका झुकाव बिम्स्टेक की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। तो दक्षेश क्या है, संरचना क्या है, इसका कौन कौन से देश हैं, जीडीपी, जनांकिकी है, बस हम जो है इसके विषय में इतना जान लें, पीटी के लिए हमारे लिए बहुत है। अगला जो क्वेश्चन है 96, दो बड़ी कंपनियों के विलय की प्रक्रिया क्या है। यह क्वेश्चन जो मैंने रखा है वो इस आधार पर रखा है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि रिलायंस जियो से टक्कर लेने के लिए आइडिया और वोडाफोन ये दोनों का जो है मर्जर हो गया, टेलीकॉम कंपनीज, और इसके हिसाब से जो कंज्यूमर बेस्ड ये संसार की सबसे बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में कि आखिर ये विलय की प्रक्रिया होती क्या है। जैसे अगर हम देखें स्टॉक मार्केट में जब कोई विलय होता है या अपघटन होता है तो वहां पर सेबी जो है उसको नियंत्रित करता है। इस विलय को मॉनिटर कौन करता है कि आखिर ये जो विलय हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है। तो हम जैसे जानते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI एक बहुत प्रमुख संस्था है। तो संस्था की कार्यप्रणाली क्या है, उसका जुरिडिक्शन एरिया, न्याय क्षेत्र क्या है, इस विषय में आप जो है वो जानकारी ले सकते हैं। लक्ष्मीकांत की बुक में इस विषय में दे रखा है, आप इसको जो है स्पेशल बॉडीज में उसको पढ़ सकते हैं। 97, उर्वरकों की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रकार क्या है, और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कौन किस प्रकार की है, और उर्वरकों की सब्सिडी से संबंधित प्रमुख सुधार क्या क्या है। तो इस पूरे साल जो है वो उर्वरक जो है वो बहुत चर्चा में रहे। हमने देखा कि उर्वरकों की जो सब्सिडी है वो बहुत लीकेज उसमें माना जा रहा था और इससे सरकार का बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। सरकार ने इस चीज को मेंटेन करने के लिए उर्वरकों की सब्सिडी जो है वो तय की है। जैसे हमारे यहाँ उर्वरकों की बात करें NPK,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटाश है उसका जो रेशियो होता है, आइडियल रेशियो 4:2:1 होता है। लेकिन कई मामलों में हम देखते हैं कि जो यूरिया यानी नाइट्रोजन है उसका किसान अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। तो उनकी क्या स्थिति है, अलग अलग राज्यों में सर्वे में इस विषय में दे रखा है। सरकार जो है सब्सिडी दे रही है इस पे बहुत बड़े पैमाने पर, और इसमें लीकेज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कृषि को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देना बहुत आवश्यक है। प्रमुख सुधार, अब इन सुधारों में हम देखें तो सबसे पहले हमने नीम कोटेड यूरिया के बारे में देखा। ऐसा करके सरकार ने जो है, आपको पता है कि यूरिया जो है वो कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, वो चोरी की जाता है और चोरी करके वो उद्योगों में इस्तेमाल हो जाता है, रसायन उद्योग में इस्तेमाल होता है। नीम कोटेड यूरिया से उसकी चोरी पर रुकेगी। दूसरा क्या होगा, नीम कोटेड यूरिया की वजह से जो नीम कोटेड कर दिया गया है वो यूरिया के पानी में घुलने की दर कम हो जाएगी, यानी इसका जो प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। इसी के साथ साथ उर्वरकों में जो है वो जैविक उर्वरक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सिक्किम को पहला जो है वो जैविक खेती वाला राज्य घोषित किया गया। सरकार जो है वो जैविक उर्वरकों यानी चाहे वो कंपोस्ट हो, चाहे जो अपशिष्ट है उनसे बनाकर जो है वो खादों के लिए बहुत फोकस कर रही है। इससे किसान की लागत में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आएगी। इस समय आप देख रहे होंगे टीवी पर जो है जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन जो है वो कंपोस्ट को लेकर काफी प्रचार कर रहे हैं। तो ये काफी चर्चा में है, और मैं बार बार कहता हूं कि जो चर्चा में है वो यूपीएससी के पर्चा में है। एक बहुत सिंपल सा नियम काम करता है यहाँ पे, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। तो इसको आप जो है वो ध्यान से इसको पकड़ कर रखिए, इसको पढ़िए इसको। और अगला सुधार किया टारगेटेड पीडीएस, यानी कि जो है वो टीपीडीएस के अंतर्गत लेकर आए। टारगेट जो है वो पीडीएस देना। अब हम जो है इसको आधार इनेबल्ड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ताकि लीकेज को और कम किया जा सके। हमने ये भी देखा कि इधर जो है हमने आधार पे के साथ भी टारगेटेड पीडीएस को जोड़ दिया है, जो उर्वरकों की सब्सिडी है। तो इस विषय में जो है आप अच्छी खासी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। चर्चा ये भी रही कि सरकार जो तमाम उर्वरक कारखाने, जैसे गोरखपुर में उर्वरक का कारखाना जो है उसको रीओपन किया गया, दोबारा खोला गया, ताकि हम जो है वो अपनी सिस्टम को सुधार सके, उर्वरकों की उपलब्धता हम स्थापित कर सके। यदि उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल की बात करें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में जो प्रति हेक्टेयर उर्वरक की उपलब्धता है वो काफी कम है। ये आंकड़े आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगे, या कुछ दिन के अंदर मैं नोट्स जो है वो वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा कंस्ट्रक्शन के बाद। जो पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा क्या है, सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए लाए गए प्रमुख कार्यक्रम और नीतियां क्या हैं। पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल आया कि भारत सरकार की दो प्रमुख जो इनिशिएटिव हैं, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा, यानी कि भारत पहुंचने पर भारत ने कई देशों के साथ संधि की और उन्हें यह बताया कि आप जो है आपका पर्यटन जो है वो व्यक्ति जो है हमारे देश पहुंच जाता है और यहीं पर जो है हम उसको वीजा ऑन अराइवल देंगे, पहुंचने पर हम उसको वीजा की सुविधा दे देंगे, उसको जो है कॉन्सुलेट पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप ई वीजा अप्लाई कर सकते हो, आपको फिजिकली कहीं पहुंचकर लाइन में नहीं लगना है, आप इलेक्ट्रॉनिक वीजा आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करें भारत में पर्यटन की संभावनाएं क्या है, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सांस्कृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, भौगोलिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इन सभी की बहुत संभावना है। पास की पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, भारत एक बहुत उभरता हुआ मेडिकल टूरिज्म का क्षेत्र बनता जा रहा है। इतनी हमारे यहां जलवायु विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, भौगोलिक विविधता जबरदस्त है। तो भारत में पर्यटन की अपार संभावना है। ध्यान रखिएगा, जब मैं पर्यटन की बात करता हूं तो यह संसार का सबसे प्रमुख निर्यात उद्योग है। इसको हम लोग निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में गिनते हैं। इससे भारत को बड़े पैमाने पर जो है वो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। न सिर्फ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, पर्यटन किसी भी राष्ट्र में इन सीटू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, यानी कि इस स्व स्थानीय रोजगार। इसके लिए आपको जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना है। जो भाई लाल किला जिसको बना के जाना था बना के चला गया, ताजमहल जिसको बनाना था बना के चला गया। केवल आपको अपने युवाओं को शिक्षित करना है, जानकारी देनी है, और वहां पर जो है वो स्थानीय इन सीटू रोजगार पैदा हो जाता है। ये सबसे आसान किस्म का रोजगार है और बहुत बड़ी आबादी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। भारत में ये अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भारत सरकार काफी लंबे समय से इसको सही ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही थी। पीआईबी में रिपोर्ट आई कि इसकी वजह से वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा की वजह से 67% हमारा जो है वो पर्यटन रेवेन्यू बढ़ गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीआईबी में जो डाटा आता है वो आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही साथ जो है
यदि हम बात करें यहाँ पर भारत पर, अगर इस पर देखें तो सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, तो इसमें आप सबसे प्रमुख देखेंगे जो बहुत टर्निंग पॉइंट रहा वो है अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। और उसमें एक कैंपेन चलाया गया अतिथि देवो भव। इसके साथ साथ जो है वो तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो अपने अलग अलग कैंपेन चला रही हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए। जैसे राजस्थान पधारो हमारे देश, मध्य प्रदेश टूरिज्म, कर्नाटक टूरिज्म, बिहार टूरिज्म, ये सभी जो स्टेट हैं वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इनकी एक जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सरकार कौन कौन से कार्यक्रम और नीतियां चला रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे, भारत बांग्लादेश संबंध और हाल ही में वो प्रमुख समझौते। तो हाल ही में आपने देखा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो भारत के दौरे पर आई, महत्वपूर्ण समझौते हुए। और इससे पहले हमने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और जो हमारा इनफ्रिंज बाउंड्रीज थी उसको हमने एक्सचेंज किया ताकि हम अपनी बाउंड्रीज को सील कर सकें और जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है उसको हम लोग चेक कर सकें, रोक सकें। इस बाउंड्री से, जो पोरस बाउंड्री है भारत और बांग्लादेश के साथ, आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है और हमारे कई स्टेट जो हैं वो इसके साथ जुड़े होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो है वो पोरस बाउंड्री होने की वजह से जो लोग हैं वो बांग्लादेश से भारत भाग कर आते हैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में। बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो है वो, हथियार जो है और फेक करेंसी, ये बॉर्डर्स के इधर उधर जाता था। तो इसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने हाल ही में प्रमुख समझौते किए शेख हसीना के साथ ही साथ बांग्लादेश में जिस तरह पिछले कुछ समय से जो उग्रवादी चरमपंथ बढ़ रहा था उसको भी चेक एंड बैलेंस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था, जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, जो उग्रवादी समूह है जैसे उल्फा या तमाम अन्य, वो भारत में हमले करने के बाद श्रीलंका या म्यांमार में पनाह ले लेते थे। तो ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश और म्यांमार में पनाह ले लेते थे और अब हमने जो है वो बांग्लादेश सरकार के साथ समझौते करके जो उनके हेवन से जहां छुपते थे वो, उनको हमने नष्ट करना शुरू किया। हमने प्रत्यर्पण जो है संधि स्थापित की और हमने जो है वो गिरफ्तार हुए लोगों को अपने देश में लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में हमें काफ़ी जो है वो सहारा मिल रहा है, हम उस जो इंसर्जेंसी उसको दबा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। भारत बांग्लादेश में अभी हाल ही में जो है वो तीस्ता समझौता, तीस्ता जो जल विवाद है बंटवारे को लेकर, क्योंकि इसमें जो है वो पश्चिम बंगाल इन्वॉल्व है और वहाँ की मुख्यमंत्री इस चीज़ को लेकर राजी नहीं है, तो वो जो विवाद है वो अभी प्रमुखता से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी की नियुक्ति एवं सूचना आयुक्त कार्यालय की कार्यविधि और उसके अधिकार क्षेत्र। आपको पता है कि जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, सूचना की पारदर्शिता होती है, वो किसी भी लोकतंत्र का आधार होती है और ये सूचनाएं जनता तक जब पहुंचती हैं तो इससे माना जाता है प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। भारत में भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को 10 साल हो गए इसको जो है लाए हुए, और भारत ने इस बीच में, इसमें आपने देखा इसकी वजह से बड़े बड़े घोटाले पकड़े गए, लेकिन जो विसल ब्लोअर विधेयक है उसको ताकत नहीं दी जा सकी, इसलिए कई लोगों की हत्याएं हुई जिन लोगों ने सूचनाएं मांगी थी। भारत में सूचनाएं देने का कार्य जो इसके लिए जो सीआईसी यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया। आपको पता है कि ये 10 मेंबर बॉडीज होती है, इसकी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें जो है इसकी जब नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक मेंबर जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्ति किया जाता है वो मिलकर जो है इसकी जो है नियुक्ति करते हैं। बाकी इसकी कार्यविधि क्या है, इसका सर्विस जो टाइम क्या है कि एट द एज इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो बेसिकली ये सब कुछ आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। 5 मिनट्स का टाइम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस साल के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। नेपाल में मधेशियों और थारू जनजाति की स्थिति क्या है? अभी हमने देखा कि नेपाल जो है वो अपने संविधान निर्माण के दौरान बड़े उपद्रव में जा रहा था और उस उपद्रव के जो पीछे सबसे बड़ा कारण था वो मधेशियों को उनके प्रॉपर अधिकार न मिलना। ये मधेशी जो है वो भारत और नेपाल दोनों की सीमाओं के बीच में रहते हैं। साथ ही साथ थारू जनजाति जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है और ये दोनों भारत और नेपाल दोनों में रहते हैं। और हमने देखा कि नेपाल के संविधान में जो है वो पहाड़ी लोगों को जो है वो ज्यादा अधिकार दिए गए और इनके अधिकार कम किए गए। ऐसे में जो है वो एक अनरेस्ट जो है वो नेपाल में आ गया। तो बेसिकली हमें यहाँ जो अपना कॉन्सेप्ट पकड़ना है वो ये है कि मधेशी क्या है, थारू क्या है,
कहां पाए जाते हैं। भारत ने जब इनके पक्ष में बोला तो नेपाल ने उसको अपनी संप्रभुता पे हमला माना और भारत के खिलाफ जो है वो तीखी टिप्पणी की। इतनी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 105 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने ट्राइब्यूनल्स के विषय में बातचीत की। क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्षेत्र क्या है और इसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनकी जो है प्रासंगिकता कितनी है, वो उसका जुरिडिक्शन कितना है। कारण क्या रहा, कई कारणों से एनजीटी इस साल बहुत चर्चा में रहा। सबसे पहले तो जो 15 साल पुराने डीजल गाड़ियां उन पर बैन लगाने की बात, इसके लिए बहुत चर्चा रहा। दूसरा, श्री रविशंकर का जो यमुना के किनारे प्रोग्राम हुआ उस पर उसने जो है बहुत बड़ा फाइन लगाया और साथ ही साथ अंत में टिप्पणी भी की कि जो नुकसान इन्होंने बायोडाइवर्सिटी, यमुना बायोडाइवर्सिटी को किया है उसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। इधर लगातार जो है वो अभी हाल ही में उसने जो है यमुना के किनारे शौच इत्यादि ये नाले जो बह रहे हैं उनको जो है उस पर रोकथाम कर दी है। एनजीटी इस समय पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सक्रिय है। ऐसी कंडीशन में हमें इस पर जो है इसकी संरचना क्या होती है, इसके निर्णय पे हमें नहीं जाना है कि क्या क्या हुआ ये आप याद करना शुरू कर दें, नहीं। सिंपली आपको जो है वो इंटरनेट पर या लक्ष्मीकांत की बुक में आपको खोलना है पेज नंबर और वहां पर जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, बस इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 90 से क्वेश्चन नंबर 105। अगले जो इसके टॉपिक्स हैं, अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जुड़े रहिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी जो भी बातें हैं वो मुझे बताइए। जल्दी मैं इन क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन पहली शर्त है, जो पहली हमारी आवश्यकता है कि पहले आपको ये पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर से ना पूछकर करंट अफेयर बेस्ड जो स्टैटिक पार्ट है, जो कन्वेंशनल पार्ट है, उस पर वो चले जाएं। तो इसके लिए मैंने जो है वो सारे करंट अफेयर्स को जो मैंने अपडेट किया था उनके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आप जो है थोड़ा भी समय लगाकर कर सकते हैं तो ये इसमें आपको बहुत फायदा होगा। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप बड़ी लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, उसको आप पढ़ते रहिए। दूसरा एक तरीका, जैसे मेरे स्टूडेंट इस समय कर रहे हैं क्लासेस में, टाइम कम है तो हम लोग जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट, यानी हमें जीतना है तो हम एक दूसरे का सहयोग कर लेते हैं। तो मेरे स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने इन क्वेश्चंस को जो है जिनको मैंने दिया, इन्होंने आपस में 5-5 क्वेश्चन बांट लिए कि भाई 5 तुम 5 मैं। तो उससे क्या हुआ, और 2 दिन के अंदर वो सारे क्वेश्चन का जवाब लेकर चले आए, एक दूसरे को बताया, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लिया और उनका तैयारी हो गई। तो हमें अगर जीतना है तो हमें टीम वर्क करना चाहिए। तो आप में से कई लोग जो है अभी इनके जवाब भी बता दो, ये भी कर दो। थोड़ा सा आप जो है अपना एटीट्यूड में बार बार कहूंगा कि सिविल सर्विसेज वाला रखिए, क्योंकि आपको बार बार ये लगता होगा कि सिविल सर्विसेज जो है वो एक पढ़ाई का एग्जाम है। मैं बार बार कहता हूं कि ये व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, और व्यक्तित्व में आपकी जो गंभीरता है, जो एक सोचने का तरीका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, बहुत जगह पढ़ रहे हैं, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई टॉपर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो यूपीएससी में पहुंच पाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। अंत में मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, मुझे मेरे टीचर ने एक सिखाई थी, वो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अच्छा टीचर वो नहीं होता जो अपने स्टूडेंट के सारे सवालों का जवाब दे दे। अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट के दिमाग को सवाल पूछने लायक बना सके। अगर ये मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा तो शायद आप इस मैसेज में छुपे हुए संदेश को समझ भी गए होंगे। आपके बेहतर भविष्य के लिए हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूं। ओजांग, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।